बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज हम लीगल ड्राफ्टिंग के टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीगल ड्राफ्टिंग हम किन किन चीज़ों में करते हैं या किन किन चीज़ों में हम लीगल ड्राफ्टिंग हमें रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले आपको जो प्रोसीडिंग्स होती हैं सिविल केसेस के, जिनको हम प्लीडिंग्स कहते हैं, अब प्लीडिंग्स में आपको लीगल ड्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ होती है कन्वेंसिंग की, उसमें भी आपको लीगल ड्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब प्लीडिंग्स में आप क्या करते हैं, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट लिखते हैं, दावा जवाब दावा। अब जब दावा लिखते हैं, जब उसके जवाब दावा लिखा जाता है, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। उसको कैसे लिखना चाहिए, उसको कैसे लिखा जाता है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जो इसका दूसरा पार्ट है कन्वेंसिंग का, जो पावर ऑफ अटॉर्नी आपको देते हैं। कन्वेंसिंग का मतलब होता है कि आप अपने राइट्स किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसकी आपने ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। पार्टीशन डीड हो गई या कोई और डीड्स हो गई, उनकी पार्टीशन आपने कैसे करनी है, वो हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लीडिंग्स के बारे में, दैट इंक्लूड्स प्लेंट एंड द रिटन स्टेटमेंट। अब प्लीडिंग से मुराद क्या होती है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। अब ऑर्डर 7 ऑफ द CPC वो आपको बताता है प्लेंट के बारे में कि प्लेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लेंट के जो कंटेंट्स हैं, वो कौन कौन से होने चाहिए और वो क्या क्या होते हैं। अगर आपकी प्लेंट उन कंटेंट्स के ऊपर, उन रूल्स के ऊपर नहीं होगी, तो आपकी प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर उसमें काज ऑफ एक्शन नहीं होगा, तो आपकी प्लेंट क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अगर वो टाइम बार्ड है, तो आपकी क्या हो जाए, प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए आपने एक प्लेंट को कैसे फ्रेम करना है जा सकता है। अगर उसमें काज ऑफ एक्शन नहीं होगा, तो आपकी प्लेंट क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अगर वो टाइम बार्ड है, तो आपकी क्या हो जाए, प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए आपने एक प्लेंट को कैसे फ्रेम करना है, आपने उसको कैसे लिखना है, आपने उसको कैसे ड्राफ्ट करना है। तो चलो चलते हैं उस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने नेम ऑफ द कोर्ट, सबसे पहले आपने ऑन टॉप ऑन द स्टार्ट आपने कोर्ट का नाम लिखना है। और उस प्लेंट में जब आप दावा दायर करने जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे आपको तस्वीर में शो हो रहा होगा कि सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ़ द कोर्ट। नेम ऑफ़ द कोर्ट लिखने के बाद आपको पार्टीज़ का नाम लिखना है। सबसे पहले पिटिशनर का नाम, प्लेंटिफ का नाम होता है, और उसके बाद डिफेंडेंट का नाम होता है। अब जब आपने पार्टीज़ और डिफेंडेंट का नाम लिख लिया, सबसे पहले कोर्ट का नाम, और जैसे आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपने किसका लिखना है, पार्टीज़ का नाम। उसके बाद टाइटल ऑफ द सूट। टाइटल ऑफ द सूट क्या है, फॉर सपोज द सूट इज़ फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, रिकवरी ऑफ द पोजेशन, और उसके साथ डेजोल्यूशन ऑफ द मैरिज, पार्टीशन डीड, कोई भी डीड हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। उसके बाद आपने समराइजली और ब्रीफली अपने पैरा वाइज फैक्ट्स को डिस्कस करना है कि हमारा और मेरा और ए और बी का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस डेट को हुआ, तो ये एक क्या हो गया, एक फैक्ट हो गया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट किसने ब्रीच किया, उसमें आपको क्या चाहिए, उसमें क्या तकलीफ़ है, उसमें क्या पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, वो आपने उस फैक्ट में, उन पॉइंट्स में, उन पैराग्राफ्स में बताना है। सबसे पहले कोर्ट, कोर्ट के बाद पार्टीज़, और उसके नीचे क्या कहते हैं, सूट, और उसके बाद फिर आप क्या शुरू करते हैं, फैक्ट्स शुरू करते हैं। जब आपके सारे के सारे फैक्ट्स हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ फैक्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, जब वो सारे के सारे फैक्ट्स आप लिख लेते हैं, उसके बाद आप क्या क्लेम करते हैं, क्या लिखते हैं प्लेंट में, प्रेयर। अब जैसे आपको आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रेयर आप एंड पे क्या करते हैं, आपको चाहिए क्या, आप कौन सी रेमेडी, वेदर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, कि वेदर आपको डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं, कंपनसेशन चाहिए, क्या चाहिए कोर्ट से, वो आप प्रेयर में लिखते हैं। उसके बाद आप अपने साइन करते हैं, और आपकी काउंसिल आपकी साइन करते हैं, और उसके बाद आप उसको ऑन ओथ क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और एंड पे अपने साइन करते हैं दोबारा। अब ये था सिंपल प्लेंट का प्रोसीजर। अब प्लेंट को ड्राफ्ट करने का ही तरीका था, कोर्ट का नेम, पार्टीज़ का नेम, टाइटल ऑफ द सूट, उसके बाद फैक्ट्स, प्रेयर एंड द साइंस, द वेरिफिकेशन। दिस वॉज अ सिंपल प्रोसीजर फॉर द लीगल ड्राफ्टिंग ऑफ द प्लेंट। अब प्लेंट दावे का ये प्रोसीजर था लीगल ड्राफ्टिंग का। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, रिटन स्टेटमेंट। अब दावा दायर हुआ, अब दावा दायर होने के बाद आपने उसका जवाब दावा देना है, उसे हम इंग्लिश में रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, जिसको ऑर्डर 8 ऑफ द CPC डील करता है। अब ऑर्डर 8 CPC सबसे पहले आपको बताएगा सेट ऑफ का, ठीक। अब सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, अ मॉनेटरी क्लेम। आपने सबसे पहले रिटन स्टेटमेंट क्या लिखना है, नेम ऑफ द कोर्ट, पार्टीज नेम, टाइटल ऑफ द सूट, और उस पर ऑफ द सूट,
और उस पर फिर लिखना है कि रिटन स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तस्वीर में कि रिटन स्टेटमेंट ऑफ द प्लेंट। इंशाल्लाह ये जो मैं आपको यहाँ पे केस लॉज की जो पिक्चर्स दिखा रहा हूँ वो आपको प्रोवाइड भी की जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा उसके अलावा रिटन स्टेटमेंट में आपने लिखना है रिटन स्टेटमेंट बाय द रिटन रिप्लाई बाय द डिफेंडेंट। उसके बाद आपने अगर आपका सेट ऑफ क्लेम होता है, अब सेट ऑफ क्या होता है, सेट ऑफ होता है कि अब मॉनेटरी क्लेम फॉर सपोज आपके अगेंस्ट जो दावा हुआ है वो दावा कौन सा हुआ है, रिकवरी ऑफ द मनी। अगर आपने ए ने दावा दायर किया बी के ऊपर कि बी ने मुझे 10 लाख देने हैं, अब बी को ए ने भी कुछ पैसे देने थे, तो बी क्या करता है, अब दोबारा प्लान मतलब उसके लिए अलग प्लान दाखिल करने से बजाय दायर करने से के बजाय वो रिटन स्टेटमेंट में ही उसको अपने जो पैसे उस ए के अगेंस्ट रहते हैं वो उधर उसको पहले वही क्लेम कर लेता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ और मॉनेटरी क्लेम by the defendant in the written statement, that is called the set off. The concept of set off is provided in the Order 8 of the CPC Civil Procedure Code. अब सेट ऑफ जब आपने क्लेम कर लिया, इफ़ इट इज़ ठीक है, इफ़ इट इज़ सूट फॉर द रिकवरी फॉर द मनी, अगर मनी के अलावा कोई और मसला है आपका, कोई और सूट है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। अगर पोजेशन का मसला है या किसी और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मसला है तब आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। सेट ऑफ क्लेम तब होता है सिर्फ जब आपका मॉनेटरी सूट कौन सा हो, मनी का सूट हो। उसके अलावा फिर आपने जो प्लेंट में पैराग्राफ्स या जो फैक्ट्स बताए गए हैं आपने उनको एडमिट करना है या उनको डिनाई करना है। अगर एडमिट करना है तो कैसे करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे पूरा पूरा पैराग्राफ अलहदा से लिख के आप कहेंगे एडमिटेड। आपने सिर्फ ये लिखना है पैरा नंबर 1 इज़ एडमिटेड कि हाँ भाई हमारे बीच में ए और बीच में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उसके बाद आप कहते हैं कि भाई हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट इस फलानी डेट को हुआ जी, पैरा नंबर 2 इज़ एडमिटेड। अब जिस पैराग्राफ को आपने डिनाई करना है, जिस फैक्ट को आपने डिनाई करना है, यू हैव टू डिनाई इट विद सम रीजंस। सिर्फ ऐसा नहीं लिखना कि पैरा नंबर 4 इज़ डिनाइड। अब अगर ऐसा लिखेंगे उसको हम कहते हैं इवेसिव डिनाइल। तो इवेसिव डिनाइल का मतलब क्या होता है कि आप उसको एडमिट कर रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। इवेसिव डिनाइल अमाउंट्स टू द एडमिशन। सो यू हैव टू रिजेक्ट और डिनाई एनी पैराग्राफ with the reasons. You cannot deny, you can just not write para number 4 is denied. If you do so, then it amounts to the admission, that is called evasive denial as provided in the Order 8 of the CPC. अब जब आपने उस चीज़ को रिजेक्ट कर लिया, उस चीज़ को डिनाई कर लिया रीज़न के साथ, फिर एंड पे आपने भी प्रेयर लिखनी है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या कर सकते हैं या आपको क्या चाहिए। तो आप अपनी प्रेयर के बारे में लिखते हैं या उसमें उसकी अपने ड्राफ्ट करते हैं या उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद एंड पे आपने अपना साइन करना है और आप काउंसिल ने आपका साइन करना है और उसके बाद आपने ओथ पे उसको वेरीफाई करना है। अब प्लान लिखने का और रिटन स्टेटमेंट लिखने का जो भी तरीका है वो इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी जो PDF फॉर्म्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। आप उधर से देख के मज़ीद आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।